बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तानी स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट 12 जो है हम करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पाकिस्तान स्टडी की ये सीरीज़ जो है वो पसंद करने का। इस कदर कमेंट्स जो हैं वो मेरे पास आते हैं कि बड़ी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप लोगों का। दूसरा, आप लोगों में से जो बच्चे CSS की तैयारी करना चाहते हैं, SPSC की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान स्टडी की ये पूरी सीरीज़ जो है ना, ये आपके लिए। दोबारा रिपीट कर दूं, गवर्नमेंट जॉब, CSS, SPSC या फिर और दूसरे हमारे जो प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, वहाँ की जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी है आप लोगों को, तो ये जो है ये सीरीज़ आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। 4 एरियाज़ बेसिकली या 5 एरियाज़ जो ना ये पूरी सीरीज़ कवर करती है। हिस्ट्री, सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री का पता लगता है, पाकिस्तान स्टडी का आपको पता लगता है, इंडो पाक हिस्ट्री का आपको पता लगता है, आपको पॉलिटिक्स जो है वो सीखने का मौका मिलता है, आपको पता चलता है ये पार्लियामेंट क्या है, MNA क्या है, MPA क्या है, सेनेट क्या है, इलेक्शन सिस्टम क्या है, ये सब कुछ आपको समझ में आता है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी समझ में आती है पूरी दुनिया की, और सबसे आखिर में इंग्लिश लैंग्वेज वोकैबलरी, इंग्लिश वोकैबलरी जो है वो मैंने पूरी बताई है इसके अंदर बहुत सारी, वो भी आपको जो है समझ में आएगा। मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये सीरीज़ पूरी देख ली ना, तो डॉन अखबार या द न्यूज़ अखबार जो है जब आप पढ़ने बैठेंगे तो इंशाल्लाह अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वो आपसे बोल क्या रहा है। बहरहाल इस चैप्टर की तरफ चलते हैं, क्विक रिव्यू करके फिर हम जो है इस टॉपिक की तरफ आएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं और पहले आप क्या कर चुके हैं। हमने चैप्टर का स्टार्ट जो लिया था रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले रिसोर्सेज को समझा था, रिसोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद 2 एरियाज़ में हमने डिवाइड किया था रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को हमने इतना डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपकी बुक में इतना है भी नहीं। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये अभी चल रहा है जी, ये नेचुरल रिसोर्सेज अभी चल रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो किन एरियाज़ में डिवाइड हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में आपकी सॉइल आ जाती है, फॉरेस्ट आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर जो है वो आपका आ जाता है। ये 4 एरियाज़ जो है वो आ जाते हैं। सॉइल में जो है हमने पिछली वीडियोस में जो है वो सॉइल को भी डिस्कस किया है, और सॉइल की जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस किया, इंडस बेसिन सॉइल, माउंटेन सॉइल्स और सैंडी डेजर्ट सॉइल्स। उसके बाद हमने फॉरेस्ट जो है इसको भी डिस्कस किया, और हमने फॉरेस्ट की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया, माउंटेनियस फॉरेस्ट, सब माउंटेनियस फॉरेस्ट, ड्राई वेस्टर्न माउंटेनियस फॉरेस्ट, रिवराइन फॉरेस्ट, कैनाल फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, और उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट को भी डिस्कस किया। फिर मिनरल्स को हमने डिस्कस किया। ये तीसरा नेचुरल रिसोर्स हमारे पास आता है, मिनरल्स। इसमें हमने मिनरल ऑयल को डिस्कस किया, नेचुरल गैस को डिस्कस किया, कोल को डिस्कस किया, आयरन ओर को डिस्कस किया, क्रोमाइट को, कॉपर को, जिप्सम को, सॉल्ट को, लाइमस्टोन, मार्बल को डिस्कस किया। फिर एग्रीकल्चर की तरफ जब हम आए तो एग्रीकल्चर जो है इसमें हमने सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इसको डिस्कस किया। उसमें हमने कैश क्रॉप्स को डिस्कस किया। कैश क्रॉप्स के अंदर हमने कॉटन, शुगर कैन, टोबैको, ऑयल सीड्स इसको डिस्कस किया। फिर हमने फूड क्रॉप्स को डिस्कस किया। ये लास्ट इससे पहले वाला पार्ट था जिसमें हमने फूड क्रॉप्स को डिस्कस किया। उसके अंदर हमने वीट को, राइस को, मेज़, सोरगम एंड मिलेट्स, जवार बाजरा जिसको कहते हैं, पल्सेस, बार्ले, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनको डिस्कस किया। अब इसी में ये एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो आ रहा है। ये 10 हेडिंग्स इसमें आती हैं एग्रीकल्चरल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के। ये 10 प्रॉब्लम्स हैं। ये वो मसाइल हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं? पाकिस्तान की ज़राअत से रिलेटेड है, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जो अगला टॉपिक इसमें आएगा मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। इन मसाइल को, ये जो हमारे ज़राअत से मुताल्लिक, एग्रीकल्चर से मुताल्लिक ये जो मसले हैं, ये 10 मसले, इनको हल करने के लिए क्या क्या इक़दामात आपको करने चाहिए, ये अगला टॉपिक है, मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। और इसके अंदर फिर हम एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और ये सब कुछ है।
फिर इरिगेशन का टॉपिक आता है इसके अंदर। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आखिर में ह्यूमन रिसोर्स वाला टॉपिक आएगा। बहरहाल आगे बताता रहूँगा। अब ज़रा इसकी तरफ आ जाइए। ये हमारे पास जो पहला इसमें आ जाता है। अच्छा, ये सारी हेडिंग्स मैंने लिख दी हैं। ये वो सारे एग्रीकल्चर से मुताल्लिक जो है वो मसले हैं। लो लिटरेसी रेट, इनका एक ओवरव्यू देके फिर इनके हम नोट्स की तरफ चलेंगे। लो लिटरेसी रेट मतलब लिटरेसी रेट को हम कहते हैं शरह ख्वानदगी, पढ़े लिखे लोगों की तादाद एग्रीकल्चर के अंदर हमारी ज़राअत में। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि खेती बाड़ी करने वाले किसान जो है वो बेचारा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है इतना। तो यहाँ पर ये है लिटरेसी रेट, शरह ख्वानदगी, पढ़े लिखे लोगों की तादाद। तो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो किसान है हमारा, वो पढ़ा लिखा इतना नहीं होता, ये बात आपको पता है। तो शरह ख्वानदगी बहुत लो है। ठीक है, ये सब लिखवाऊंगा, अभी टेंशन ना लें। ठीक है, ये भी एक मसला है पाकिस्तान में कि पढ़े लिखे किसान नहीं हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ फार्मर्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, सबको लगता है कि बस ज़मीन तो है यहाँ पर, तो हमें खेती बाड़ी करनी है, हल चलाना है, बीज डाल देना है और उससे फसल निकल जाएगी, चलो भाई मसला हल हो गया। तो फार्मर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या हमारे पास इतनी तैयार ज़मीन भी है? कि फार्मर्स तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन क्या इतनी ज़मीन है? बहरहाल इसको भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन, ऐसी कल्टीवेशन जो नॉन मैकेनाइज्ड है, उसमें मैकेनिकल एस्पेक्ट नहीं है, मतलब मशीनरी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है। पुराने ज़माने की तरह एक दो बैल लगे हुए हैं, ठीक है, वो बैल चल रहे हैं, पीछे जो है वो गाड़ी है और वो हल चला रहे हैं बैल। तो नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन, ये भी एक मसला है कि मैकेनिकल एस्पेक्ट जो है, मशीनों का इस्तेमाल जो है, गाड़ियों का इस्तेमाल जो है, टूल्स का इस्तेमाल जो है, वो नहीं हो रहा। चौथा मसला क्या है? लिमिट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। आपके पास जो ज़मीन है काश्त के लिए, काश्तकारी के लिए जो ज़मीन है, हर ज़मीन के ऊपर तो आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते ना। तो वो ज़मीन जो कि काश्त वाली है वो भी बड़ी लिमिटेड है, वो भी इतनी नहीं है। रोल ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक इदारा भी काम करता है भाई। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा है जिसको एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट कहते हैं। उसका किरदार भी बड़ा अहम है। ठीक है, बहुत सारे किसान जो फसलों पे काम कर रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी है, और वहाँ से लोग आते हैं गाइड करने के लिए, समझाने के लिए कि भाईजान आप इस तरह से कर लें, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आप भी थोड़ा सा मॉडर्न चीज़ों को अडॉप्ट करें। तो यहाँ पर किरदार आ जाता है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का। सॉइल इरोजन, मट्टी की ख़राबी, मट्टी का ख़राब होना। बहरहाल आज की इस वीडियो के अंदर हम ये 5 यहाँ तक डिस्कस करेंगे बस, रोल ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। अगले पार्ट में फिर ये बाकी के 5 डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो है ये एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान ये निमट जाएगा। ठीक है भाई, अब चलें ज़रा इसके नोट्स ले लें। ये आ गया। अच्छा, इनको दोबारा लिखूंगा नहीं मैं क्योंकि बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं, इसलिए नंबर सिर्फ जो है वो मैं दे दूंगा, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। ठीक है, लो लिटरेसी रेट। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा था कि अब मैं ये हेडिंग दूंगा नहीं वरना फिर टाइम ज़्यादा होगा, सिर्फ नंबर डाल रहा हूँ। नंबर 1 आप समझ जाइए, लो लिटरेसी रेट की यहाँ पर बात हो रही है। लो लिटरेसी रेट क्वाइट लो, शरह ख्वानदगी जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शरह ख्वानदगी, शरह ख्वानदगी। इसका क्या मतलब है? पढ़े लिखे लोगों की शरह, पढ़े लिखे लोगों का रेशो। ठीक है, तो वो क्या है? क्वाइट लो, बहुत थोड़ा है। पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स नॉट एजुकेटेड। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स, मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स मतलब फार्मर्स की कसरत जो है, अक्सरियत जो है फार्मर्स की, वो क्या है?
नॉट एजुकेटेड, एरो, नॉट एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड, ठीक है भाई। नॉट हैव नॉलेज अबाउट मॉडर्न फार्मिंग, नॉट हैव knowledge, not have knowledge about modern farming। तो लिटरेसी रेट जो है बहुत लो है। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स की अक्सरियत नॉट एजुकेटेड, पढ़ी लिखी नहीं है। नॉट हैव नॉलेज अबाउट मॉडर्न फार्मिंग, जदीद फार्मिंग जो है उसकी भी उनको नॉलेज नहीं है कि भाई दुनिया आप कैसे फार्मिंग कर रही है, आप कैसे फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगला पॉइंट इसी में आ जाता है, लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज, बहुत थोड़ा जो है, बहुत थोड़ी जो है वो नॉलेज है हमारे फार्मर्स को। किसके हवाले से? दो एरियाज़ में बहुत थोड़ी जो है वो नॉलेज है। ये कौन कौन से हैं? यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब ये है कि वो अद्वियात, वो दवाएं जो कि कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फसलों के ऊपर जो दवा इस्तेमाल की जा रही है इसका बड़ा कैलकुलेटेड यूज़ करना पड़ता है। आप अगर बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स या फिर फसलों पर दवा जो आप स्प्रे कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा कर देंगे उससे भी फसल को नुकसान है, अगर कम करेंगे उससे भी फसल को नुकसान है, और सारी चीज़ों को देखभाल के आपको जो है उस दवा को स्प्रे करना पड़ता है। तो बहुत थोड़ी नॉलेज है किस चीज़ के बारे में? यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स यानी कि वो दवाएं, वो अद्वियात जो कीड़े मार अद्वियात कहलाती हैं, उनका यूज़ इतना नहीं आता। सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, अच्छी सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, जो बीज डाला जा रहा है ज़मीन में, ठीक है, उसका भी जो है उस बीज का उस बीज की भी तो क्वालिटी देखी जाती है ना भाई, कि बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। तो इतनी, इस हवाले से भी उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, बहुत थोड़ी नॉलेज होती है। आइडिया लगाते हैं, हाँ ये बीज अच्छा है, चलो ये इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड, सिलेक्शन मतलब इंतखाब, ऑफ गुड क्वालिटी सीड, अच्छी क्वालिटी के सीड्स के इंतखाब के हवाले से उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती, ठीक है भाई। तीसरा जो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है इशू, प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। खाद जो है, जिसको हमारी सिंधी ज़बान में भाण कहते हैं, तो ये खाद जो है इसका भी प्रॉपर ठीक इस्तेमाल जो है वो हमारे फार्मर्स को नहीं आता, ठीक है। प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स यानी कि बहुत थोड़ी नॉलेज है फार्मर्स के पास कि इंसेक्टिसाइड्स को, कीड़े मार दवाओं को कैसे यूज़ करना है। सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स का इंतखाब कैसे करना है, और प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स के सही इस्तेमाल खाद का, भाण का कैसे करना है। इन तीनों एरियाज़ में बहुत थोड़ी नॉलेज जो है वो हमारे फार्मर्स को है, ठीक है भाई। अब अगर ऐसा होगा तो फिर रिज़ल्ट क्या निकलेगा इसका? ये जब प्रॉब्लम होगी तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? प्रोडक्शन पर एरिया, प्रोडक्शन पर एकड़, प्रोडक्शन पर एकड़ लो। प्रोडक्शन का मतलब है पैदावार, पर मतलब फी, एकड़ मतलब एकड़, पर एकड़ पैदावार जो है वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई। जब फार्मर को हमारे जो है इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी इनकी, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि पर एकड़, फी एकड़ प्रोडक्शन जो है
वो बहुत थोड़ी हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, इसके वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा किसान जो है ओनली बिलीव्स, हमारा किसान जो है ओनली बिलीव्स किस चीज़ पर यकीन रखता है? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। ट्रेडिशनल मेथड, रिवायती तरीके जो सदियों से चले हुए आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। ट्रेडिशनल का मतलब होता है रिवायती, ट्रेडिशनल मतलब रिवायती, रिवायती मतलब जो रिवायत चली आ रही है, जो पहले से पुरखों के ज़माने से, बुज़ुर्गों के ज़माने से तरीके जो शुरू उन्होंने किए थे, आज भी वही सब तरीके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका यकीन है, ओनली बिलीव। हमारा किसान जो है वो किस चीज़ को मानता है, किस चीज़ पे यकीन रखता है? भाई अब्बा अम्मा, अब्बा दादा परदादा, उन्होंने जो हमें तरीके बताए हुए थे, जो ट्रेडिशनल तरीके थे, जो रिवायती तरीके थे पुराने ज़माने के, वही हमारे लिए सही हैं, ये यकीन है उनका। ओनली बिलीव्स इन। ठीक है भाई, ये हो गया पॉइंट। अगला जो हमारा ये हो गया लो लिटरेसी रेट, शरह ख्वानदगी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स। इस वाले टॉपिक को देखते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स, ये 2 लिख रहा हूँ, इससे समझ जाइए, ये वाला किसानों की बढ़ती हुई तादाद। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स का मतलब किसानों की बढ़ती हुई तादाद। मोर पीपल आर एंगेजिंग, पहला पॉइंट इसमें क्या है? मोर पीपल आर एंगेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एंगेज हो रहे हैं किसके अंदर? इन फार्मिंग, खेती बाड़ी से। इन फार्मिंग, जिसके पास 2 पैसे आ जाते हैं वो बोलता है चलो भाई ज़मीन ले लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। बट लेस एरिया इज़ रेडी टू कल्टीवेट, बट लेस एरिया इज़ रेडी टू कल्टीवेट, लेकिन बहुत थोड़ा एरिया जो है वो तैयार है काश्त के लिए। क्या कहा जा रहा है? मोर पीपल आर एंगेजिंग इन फार्मिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग में एंगेज होना चाह रहे हैं, लेकिन लेस एरिया इज़ रेडी टू कल्टीवेट, बहुत थोड़ा एरिया जो है वो तैयार है काश्त के लिए। ये भी एक मसला है। तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा इसका? इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इसका रिज़ल्ट निकलेगा पर कैपिटा एरिया। ये बताता हूँ, ये पर कैपिटा एरिया क्या होता है। पर कैपिटा एरिया अंडर कल्टीवेशन डिक्रीजिंग। तो इतने ज़्यादा लोग एंगेज हो रहे हैं, लेकिन काश्त के काबिल ज़मीन इतनी है ही नहीं, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? पर कैपिटा एरिया। पर कैपिटा एरिया का मतलब ये है कि मेजरमेंट ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ एरिया पर पर्सन इन अ गिवन रीजन। किसी एक इलाके में पर पर्सन, एक इंसान को एवरेज कितना एरिया मिलना चाहिए? एक इलाके में एक इंसान को एवरेज कितना एरिया मिलना चाहिए कल्टीवेशन के लिए, ये कहलाता है पर कैपिटा एरिया। ठीक है भाई, ये मैं बता भी देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मेजरमेंट ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ एरिया पर पर्सन इन अ गिवन रीजन। ठीक है, स्पेस बचाते हैं, ओरल बता दिया मैंने आपको। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम इसके। ये आ गया तीसरा पॉइंट, नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन। नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन, मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना है भाई।
चलें मैंने हेडिंग लिखी थी, वरना मैं सिर्फ नंबर का इस्तेमाल करता 3 का। चलें लिख दी। नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन, पहला इसके अंदर क्या इशू है? ओल्ड मेथड्स, पुराने तरीके। ओल्ड मेथड्स, मिसाल के तौर पर ओल्ड वुडन पिलो कहते हैं हल को, जो हल चलता है ना खेत में, ठीक है, जिससे मिट्टी जो है वो नरम होती है, ज़मीन तैयार होती है, वो हल जो चलता है। आजकल तो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ वो हल बना हुआ होता है, ठीक है, वो ट्रैक्टर चलता है तो पूरी ज़मीन को खोद देता है। भाई आपको बीज डालना है ज़मीन में, तो ज़मीन खुदेगी तो बीज डालेंगे ना। अब ज़मीन को कैसे खोदेंगे? फावड़ा लेके क्या मारना शुरू कर देंगे? इतनी बड़ी ज़मीन है भाई, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो पहले वक्तों में क्या होता था, 2 बैल आगे लगे हुए हैं, उनके पीछे जो है बैलगाड़ी है, और उस बैलगाड़ी के पीछे बड़ा सा एक ये नोकीला सा, इतना बड़ा सा ये हल होता था, हल लकड़ी का बना हुआ, और ये ज़मीन में क्या करता जाता था? रास्ता बनाता जाता था, ज़मीन में खुदाई करता जाता था, लंबाई में ऐसे खोदता चला जाता था इसको, और यहाँ पर किसान बीज डाल देता था। ठीक है भाई, तो ये जो हल, इसको हल चलाना कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ओल्ड मेथड्स, ओल्ड वुडन प्लो, पुराना लकड़ी का बना हुआ जो हल है अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा इशू क्या है ओल्ड मेथड्स में? एनिमल डंज। आपको पता है भाण तो चाहिए, खाद तो चाहिए फसलों को, तो फिर पहले वक्तों में क्या होता था, गाय भैंस बकरियों का जो गोबर वगैरह है वो डाल दिया जाता था, ठीक है, फसलों के अंदर। लेकिन आज क्योंकि जदीद दौर है, अब यही चीज़ जो है वो लैब में तैयार हो रही है। बड़ा खूबसूरत किस्म का वो यूरिया खाद मिलती है, अगर आप खोल के देखेंगे तो वो वाइट सी खाद आपको मिलेगी। अब आपको जानवरों के गोबर में हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है, ना इतने एनिमल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एनिमल इतने रखने पड़ेंगे, उनका गोबर चाहिए, वो जाएगा फसलों में तो फसलें फिर ग्रो करेंगी। अल्लाह ताला का निज़ाम है ये, समझ आ रही है बात? तो ये क्या है? डंज कहते हैं इसको, ठीक है, एनिमल डंज फर्टिलाइज़र, एनिमल डंज फर्टिलाइज़र। जानवरों का जो गोबर है वो खाद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है पुराना। और आप जो हल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी लकड़ी का बना हुआ है, ये भी ओल्ड मेथड्स में आ जाता है। और क्या है? अनसर्टिफाइड लोकल सीड्स, अनसर्टिफाइड लोकल सीड्स। तो क्या बीज है ये भी सर्टिफाइड होता है? बिल्कुल भाई, पाकिस्तान में एक इदारा मौजूद है, मैं आपको नाम बता देता हूँ उसका, FSC एंड RD, ये हमारे पास कहलाता है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये बताता है आपको कि भाई ये जो गंदम का ये बीज है, इसको चेक कर लिया गया है हर तरह से, इस सीड के हेल्थ हैज़र्ड्स नहीं हैं, इस सीड की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ये सीड जो है वो सस्ता भी है, और हर तरह से इस सीड को चेक कर लिया गया है, ये सीड बीमारियों से भी पाक है और ये बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। इसको ये कौन बता रहा है? ये डिपार्टमेंट बता रहा है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये आपको बता रहा है कि ये वाले सीड इस्तेमाल करें, ये सर्टिफाइड सीड हैं, ये चेक्ड सीड हैं, इनके ऊपर हम तहकीक कर चुके हैं, ये वाला सीड अच्छा है, ये वाला सीड अच्छा नहीं है। तो लोगों को तो नहीं पता ना अभी, यही तो प्रॉब्लम है ओल्ड मेथड्स, कि आप जो है वो लकड़ी के बने हुए हल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है वो जानवरों के गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे, और आप जो बीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो अनसर्टिफाइड है, आपको कुछ नहीं पता उसके हवाले से।
तो सर्टिफाइड सीड और अनसर्टिफाइड सीड इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लोकल का मतलब होता है मकामी, जो आपको कहीं से भी मिल जाता है। किसी की फसल उतरी है, ला यार अपना मुझे दो कट्टे दे दे बीज के, मुझे अपनी फसल लगानी है। अब आपने चेक नहीं किया कि यार उससे आप सीड जो ले रहे हैं वो सीड सर्टिफाइड भी है या नहीं है, आप ज़रा पता तो करें। ठीक है भाई, तो ये हो गया अनसर्टिफाइड लोकल सीड्स। और ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, चौथा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है। ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन काश्तकारी के पुराने तरीके। ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, काश्तकारी के पुराने तरीके। ठीक है भाई। अच्छा, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? अब यहीं पे रिज़ल्ट लिख देता हूँ। अब ये आप ओल्ड मेथड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन आप कर रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट भी तो कोई निकलेगा ना। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? पर एकड़ यील्ड नॉट इंक्रीजिंग, पर एकड़ यील्ड, पर एकड़ पैदावार, यील्ड का मतलब है प्रोडक्शन, पर एकड़ जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, नॉट इंक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग, वो बढ़ेगी नहीं। नॉट इंक्रीजिंग, वो बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप पुराने तरीक़ों से चिमटे हुए हैं भाई, तो फिर पर एकड़ पैदावार जो है वो कहाँ से बढ़ेगी? वाई मैकेनाइज्ड वर्किंग नॉट फॉलोड। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वाई मैकेनाइज्ड वर्किंग नॉट फॉलोड, क्यों आखिर आप जदीद मैकेनिज़्म को यूज़ नहीं कर रहे? हमारा किसान जो है वो जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? क्यों आखिर इन ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड्स से चिमटा हुआ है? ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों है भाई, उसके पीछे वजह क्या है? वाई मैकेनाइज्ड वर्किंग नॉट फॉलो, वाई मैकेनाइज्ड वर्किंग नॉट फॉलोड, नॉट फॉलोड, क्यों जो है वो मैकेनिकल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? अब यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए आप, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन। पहले अब आपको पता होना चाहिए कि यार ये मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन जो है इसके एलिमेंट्स क्या हैं, मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर हम इस बात को देखेंगे कि हमारा किसान क्यों दूर भाग रहा है मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन से। हेडिंग दे दीजिए यहाँ पर, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन। वो कौन कौन से अनासिर हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन। पहला ट्रैक्टर है। लकड़ी के हल का इस्तेमाल बंद कीजिए, ट्रैक्टर ले लीजिए भाई। ट्रैक्टर जो है वो मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन में आता है। ट्यूब वेल का इस्तेमाल कीजिए, ट्यूब वेल का इस्तेमाल कीजिए। नेचुरल फर्टिलाइज़र, कुदरती खाद का इस्तेमाल कीजिए। नेचुरल फर्टिलाइज़र जो लैब में तैयार होती है उस खाद का इस्तेमाल कीजिए। सर्टिफाइड क्वालिटी सीड का इस्तेमाल कीजिए। सर्टिफाइड क्वालिटी सीड, सर्टिफाइड क्वालिटी सीड का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 5, डिसिप्लिन सोइंग ऑफ सीड्स। बस सीड को आप ऐसे ही ना फेंक दें खेत में, ये मुट्ठी भरी और ये फेंक दिया, चलो भाई,
नहीं नहीं नहीं, सीड को ज़रा तरीके से लगाएं, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिसिप्लिन्ड सोइंग ऑफ सीड्स, डिसिप्लिन्ड सोइंग ऑफ सीड। सीड मतलब बीज, सोइंग मतलब बोना, बीज का बोना वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसमें एक तरतीब होनी चाहिए, उसमें एक नज़्म ज़ब्त होना चाहिए, ठीक है। बेतरतीबी ना हो जब आप बीज को बो रहे हों, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन हो गए। अगली हेडिंग इसी के अंदर आ जाए, ये याद रहे कि अभी यही चल रहा है, ये नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन ही भी चल रहा है टॉपिक, ठीक है। फार्मर इज़ हेजिटेंट, हमारा किसान जो है वो हेजिटेंट है। फार्मर इज़ हेजिटेंट मतलब हिचकिचाहट का शिकार है, हेजिटेंट। फार्मर इज़ हेजिटेंट, हमारा फार्मर जो है वो हिचकिचाहट का शिकार है। क्या प्रॉब्लम है भाई इनसे, क्या ये डंग मार देंगी चीज़ें जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे? नहीं, हमारा फार्मर इज़ हेजिटेंट ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू, क्यों वो मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन की तरफ नहीं आ रहा? हेजिटेंट क्यों है, हिचकिचा क्यों रहा है? उसकी वजह पहली आ जाती है कंजर्वेटिव आइडियाज़, कदीम सोच। कंजर्वेटिव आइडियाज़, कंजर्वेटिव आइडियाज़, कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब होता है कदामत पसंद, एग्जैक्ट खालिस उर्दू में कंजर्वेशन इससे वर्ड निकलता है, और भी कदामत पसंद मतलब पुराने ख़यालात को मानने वाले, पुराने ख़यालात पर यकीन रखने वाले, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव, ऐसा कोई शख्स। तो कंजर्वेटिव आइडियाज़, कदामत पसंद आइडियाज़, ख़यालात, पुराने ख़यालात। दूसरा क्या है यहाँ पर, क्यों हिचकिचाहट का शिकार है? पुराने आइडियाज़ पर यकीन रखता है हमारा किसान। लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लेक मीन्स कमी, लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल का मतलब है माली, पैसा, रिसोर्सेज का मतलब ज़राए। अब यहाँ पर ट्यूबवेल लगाना है या फिर ट्रैक्टर चाहिए तो भाई इसके लिए तो पैसा चाहिए ना, फाइनेंशियल रिसोर्स आपके पास होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं आपके पास, माली वसाइल जो हैं आपके पास, वो लेक हैं, वो कम हैं हमारे किसान के पास, ठीक है। तीसरा मसला, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, थोड़ी ज़मीन है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, किसान के पास थोड़ी ज़मीन है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, बेचारा उसी के ऊपर काम कर रहा है। नहीं बाबा, ज़मीन बहुत बड़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये तीसरा टॉपिक भी हमारा कवर हो गया, नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन। लिमिट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये चौथा टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 4 है, इसको लिख नहीं रहा मैं। लिमिट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड मतलब ज़रई ज़मीन की एक हद है हमारे पास, ठीक है। वो ज़मीन जो ज़राअत के काबिल है उसकी एक हद है। तो ये जो हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, ये 2 एरियाज़ में डिवाइड हुई हुई है बेसिकली। एग्रीकल्चरल लैंड जो है पाकिस्तान में, जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, पाकिस्तान में जितनी भी ज़रई ज़मीन है वो 2 एरियाज़ में डिवाइड हुई हुई है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई है। एक तो लैंड लॉर्ड ग्रुप है, लैंड लॉर्ड, वो हज़ारों एकड़ रकबे के ऊपर ज़मीन है उसकी, ठीक है भाई, लैंड लॉर्ड ग्रुप। ये ज़मींदारों का ग्रुप है, चौधरियों का ग्रुप है, ठेकेदारों का ग्रुप है, जागीरदारों का ग्रुप है। बड़ी बड़ी 4-4, 5-5 हज़ार एकड़ ज़मीन इनके पास है, ठीक है। दूसरी ज़मीन किसके पास है भाई? दूसरी ज़मीन है जो बेचारे गरीब गुरबा किसान हैं उनके पास आ जाती है। और वो कौन सी ज़मीन है? वो सारी नहरी पानी की ज़मीन है। मतलब आपको पता है ना कि दरिया से जो नहरें निकाली जाती हैं उनके आसपास लोगों ने खेती बाड़ी कर रखी है।
तो जितनी ज़मीन है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक तो किन के पास चली गई, लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार हैं उनके पास चली गई, ठीक है, ज़रूरी ज़मीन। दूसरी ज़मीन किसके पास है, किसानों के पास है। और ये ज़मीन कहाँ पर है, ये नहरी निज़ाम के नज़दीक है, नहरों के पास है, दरियाओं के पास है। इसको हम कहते हैं कैनाल इरिगेटेड एरियाज़ ऑफ लैंड। कैनाल इरिगेटेड एरियाज़ ऑफ लैंड। अब इसका क्या मतलब है, कैनाल इरिगेटेड मतलब नहर, कैनाल नहर को कहते हैं। इरिगेटेड का मतलब होता है आबपाशी करना। इरिगेशन मतलब पानी पहुंचाना। किससे पहुंचाया जा रहा है, कैनाल नहरों के ज़रिए एरियाज़ को इरिगेट किया जा रहा है, नहरों के ज़रिए एरियाज़ को पानी पहुंचाया जा रहा है। ऑफ लैंड, ज़मीन के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनको इरिगेट किया जा रहा है कैनाल के ज़रिए, तो ये भी ज़मीन है, ठीक है भाई। अब पहले लैंडलॉर्ड ग्रुप जो है इसको हम देख लेते हैं। लैंडलॉर्ड ग्रुप, लैंडलॉर्ड ग्रुप के अंदर क्या है, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड बट नॉट कल्टिवेटेड। वसी रकबे की ज़मीन इनके पास है। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड बट नॉट कल्टिवेटेड, नॉट कल्टिवेटेड। पड़ी हुई सड़ रही है वो ज़मीन। हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है जागीरदारों के पास, वडेरों के पास, चौधरियों के पास, वैसी पड़ी है, उनके ऊपर कोई काश्त वो नहीं कर रहे। बदमाशी है भाई, मर्ज़ी हमारी, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है काश्त करने की, ऐसी पड़ी हुई है, ठीक है। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड बट नॉट कल्टिवेटेड, ये लैंडलॉर्ड ग्रुप के पास। दूसरा मसला क्या है, कैनाल इरिगेटेड एरियाज ऑफ लैंड, इसको देख लेते हैं। कैनाल इरिगेटेड एरियाज ऑफ लैंड, इसको देख लेते हैं। नॉट मोर देन 12 to 15 एकड़्स पर फैमिली पर्सन। अब ये ज़मीन बेचारी बहुत थोड़ी है, ठीक है, जो नहरी निज़ाम के तहत ज़मीन चल रही है, नहरी निज़ाम के तहत जो ज़मीन जो है उसको काबिल काश्त बनाया गया है नहरों के ज़रिए, ये बहुत थोड़ी है। कितनी है ये, नॉट मोर देन 2 to 15 पर्सन, नॉट मोर देन 12 to 15 एकड़ पर फैमिली, पर फैमिली पर्सन। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 एकड़ किसी फैमिली के पास ये ज़मीन है या किसी शख्स के पास ये ज़मीन है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं लैंडलॉर्ड ग्रुप की, ये तो हज़ारों एकड़ पे जो है वो ज़मीन है किसी लैंडलॉर्ड की, ठीक है भाई। डू नॉट टेक ऑन मैकेनाइज्ड फार्मिंग ऑन स्मॉल स्केल। अब क्योंकि ज़मीन थोड़ी है, ज़मीन थोड़ी है ना भाई। अब यहाँ देखें, कैनाल इरिगेटेड एरियाज़ के अंदर 12 से 15 एकड़ पर फैमिली या पर्सन के पास ज़मीन मौजूद है। अब वहाँ पर बेचारा वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग क्या करेगा, ज़मीन ही थोड़ी सी है, ठीक है, ज़मीन थोड़ी सी है। डू नॉट टेक ऑन, डू नॉट टेक ऑन, यूज़ ही नहीं कर सकता मैकेनाइज्ड फार्मिंग, मैकेनाइज्ड फार्मिंग को, मैकेनाइज्ड फार्मिंग ऑन स्मॉल स्केल, ऑन स्मॉल स्केल, ठीक है भाई। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, पर प्रोडक्शन लो। भाई लैंडलॉर्ड ग्रुप के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन वैसे ही पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर ये बेचारे जिनके पास 12 से 15 एकड़ ज़मीन है, वो क्या करेंगे, वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, प्रोडक्शन लो, प्रोडक्शन लो, प्रोडक्शन जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है भाई। 4 पॉइंट हो गए, थक गया यार, ठीक है।
अभी काफ़ी टाइम बाद दोबारा वीडियोस बनाने आया हूँ, इसलिए थकन हो जाती है थोड़ी सी। 5वां पॉइंट और उसके बाद वाले पॉइंट जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में बच्चों को फ़ायदा हो। ठीक है, ये पाकिस्तान स्टडी जो इतनी मुश्किल लग रही है, हिस्ट्री इतनी मुश्किल है, पॉलिटिक्स इतनी मुश्किल है, ये सारे मसलों के हल जो है उन बच्चों को उनके भी हल हो जाएंगे। ठीक है, जाते जाते फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया अच्छे कमेंट्स करने का। ठीक है भाई, चलते हैं। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।